नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस नया इतिहास लिखने की तैयारी में इस वक्त नजर आ रही है। 24 साल के बाद पहली बार गांधी परिवार से बाहर किसी शख्स को अध्यक्ष पद देने का विचार किया जा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा है। अशोक गहलोत फिलहाल गुजरात में मोदी मैजिक का असर कम करने में रात दिन जुटे हैं। अशोक गहलोत की जादूगरी का हर कोई मुरीद है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नई जिम्मेदारी पर कैसे सियासी संग्राम छिड़ा है, यह आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक एफआईआर से बचते फिर रहे इमरान खान को कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। दूसरी एफआईआर सामने है। शहबाज सरकार को अपनी रैलियों का डर दिखा रहे इमरान खान को एफआईआरों के डर से डराया जा रहा है। इमरान खान को मुकदमों में फंसाने की पूरी तैयारी चल रही है। ना वो फ्री होंगे, ना शहबाज सरकार की मुसीबत बनेंगे। पाकिस्तान की एफआईआर वाली सियासत के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। अपने पड़ोसियों को परेशान करने वाला चीन अब सूखे की मार झेल रहा है। ताइवान, तिब्बत जैसे छोटे देशों पर अकड़ दिखाने वाला ड्रैगन प्रकृति के आगे लाचार है। चीन बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरस रहा है। चीन की झील और नदियां सूख रही हैं। बारिश 40% तक कम हो रही है। ऊपर से गर्मी लगातार बढ़ रही है। चीन के कई शहरों में तापमान 49 डिग्री तक पहुंच गया है। 144 साल के सबसे बुरे दौर से चीन का क्या हाल है, वो भी आपको रिपोर्ट दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आजकल एक नाम देश की राजनीति में छाया हुआ है। मोदी मैजिक का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के जादूगर का नाम सामने आ रहा है। आज अचानक कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सामने आया है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी गुजरात फतह करने की बड़ी जिम्मेदारी अशोक गहलोत के कंधों पर आ चुकी है। वैसे तो अशोक गहलोत अभी भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा गर्म है। सोनिया गांधी की तरफ से ही अशोक गहलोत का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। और यही वजह है कि गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे अशोक गहलोत का नाम उम्मीद जगा रहा है। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि उनका यह जादूगर मोदी मैजिक का असर कम कर पाएगा और कांग्रेस में जो तालमेल की कमी दिखाई दे रही है उसको यह जादूगर पूरा कर पाएगा। गुजरात चुनाव की कमान अशोक गहलोत का नाम। पूरी कांग्रेस पार्टी की कमान अशोक गहलोत का नाम। साल 2014 के बाद से राष्ट्रीय राजनीति में छाया है मोदी मैजिक। पिछले 8 सालों में मोदी मैजिक घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आज स्थिति ऐसी बन गई है, विपक्ष के सामने मोदी ब्रांड को टक्कर देने के लिए नाम का संकट गहराया हुआ है। चाहकर भी पूरा विपक्षी खेमा कांग्रेस के हाथ के साथ हाथ मिलाकर खड़ा नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस है कि अपनी अंदरूनी मसले ही सुलझा नहीं पा रही। सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। आज की बात करें तो दो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। पहला अध्यक्ष पद का चुनाव सबकी सहमति से संपन्न कराना और दूसरा गुजरात में सत्ता वापसी के लिए जोर लगाना।
दोनों ही मामलों में एक नाम सबसे ज्यादा तेजी के साथ उभर कर आ रहा है। वो नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। सबको पता है मोदी मैजिक को सबसे ज्यादा ताकत गुजरात मॉडल से मिली है। ये भी तय है मोदी मैजिक को काबू में करने में सबसे कारगर सियासी हथियार गुजरात से ही हाथ लगेगा। यही वजह है कि सभी सियासी पार्टियां जो भी साल 2024 का सपना देखती हैं, गुजरात चुनाव में हाथ आजमाने को आतुर हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना 2024 वाला सपना देश के सामने रख दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल गुजरात चुनाव में पूरा दमखम से लगे हैं। अपने दिल्ली मॉडल को गुजरात मॉडल से बेहतर साबित करने में जुटे हैं। दिल्ली में हमने महंगाई और बेरोजगारी पे काफ़ी काम किया। गुजरात सरकार महंगाई और बेरोजगारी पे बिल्कुल विफल रही है। लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सब चीज़ महंगी हो गई है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं गुजरात के अंदर। दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी लोगों की, पानी फ्री कर दिया लोगों का, अच्छे स्कूल में का इंतज़ाम किया, एजुकेशन फ्री कर दी, हेल्थ फ्री कर दी, महिलाओं का ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया। तो लोगों को महंगाई से थोड़ा सा रिलीफ मिला है। तो अगर हमारी सरकार बनती है तो महंगाई और बेरोजगारी से भी हम छुटकारा दिलाएंगे। गुजरात में बीजेपी पिछले 27 सालों से सत्ता पर काबिज है। 2017 के चुनाव में बीजेपी का ग्राफ गिरा तो कांग्रेस के ग्राफ में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। अंत समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा नहीं संभाला होता तो शायद खेला हो गया होता। गुजरात में सत्ता परिवर्तन संभव हो गया होता। गुजरात में कुल 182 सीटें हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 99 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस अपने दोस्तों के साथ 80 सीटें हथियाने में सफल रही। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 115 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस ने 61 सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2012 की तुलना में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन ने उम्मीद जगाने का काम किया। अब आगे 2022 को लेकर रण सजने लगा है। राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस को अपना दमखम बनाए रखना है तो गुजरात जीत कर दिखाना होगा। मोदी मैजिक को नियंत्रित करने का फॉर्मूला गुजरात से लेकर दिल्ली आना होगा। इसके लिए पार्टी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भरोसा जताया है। अशोक गहलोत को कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। संकेत साफ है, कांग्रेस के जादूगर पर प्रधानमंत्री मोदी का जादू कम करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अशोक गहलोत को दी गई है। अशोक गहलोत ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया है। गुजरात मॉडल का मौजूदा सच देश के सामने लाने का काम शुरू कर दिया है। ये आपका गुजरात मॉडल या मोदी मॉडल था, वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि लोगों को गुमराह करने वाला देश के अंदर पूरी तरह गुमराह किया कि पता नहीं गुजरात मॉडल क्या होगा। आप जानते हो मोदी जी को जिस रूप में वो अपना वो पेश करते हैं अभिनेता के रूप में। गुजरात में बीते 2 दशक से सत्ता से बाहर कांग्रेस अशोक गहलोत से जादू की उम्मीद कर रही है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी अशोक गहलोत को दी जा सकती है। मतलब गुजरात के साथ कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर फिर से खड़ा करने के लिए भी अशोक गहलोत से ही उम्मीद की जा रही है। बताया जा रहा है सोनिया गांधी ने खुद इस बड़ी जिम्मेदारी की पेशकश अशोक गहलोत से की है। हालांकि अभी इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं अशोक गहलोत। मैं तो मीडिया वालों से सुन रहा हूँ, आज नहीं सुन रहा हूँ, कई महीनों से सुन रहा हूँ। मेरे मीडिया मित्र आके कहते हैं दिल्ली में भी कि भाई आप कब बन रहे हो, मुझे पता ही नहीं है। तो ये तो मैं मीडिया वालों का पता नहीं उनके दिमाग में कहाँ से बात आती है। आपके पास कोई मुझे कोई आप स्वीकार करें तो फिर राजस्थान में मैं तो देखो जो मुझे हाईकमान ने काम दे रखा है, एक तो गुजरात का मुझे बना रखा है सीनियर ऑब्जर्वर के नाम से, मैं वो ड्यूटी निभा रहा हूँ। दूसरा मुझे दे रखा है मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का, उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, रात दिन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट वापस बने, ये हमारा ध्येय है। बस ये मैं जानता हूँ, बाकी मुझे नहीं। अशोक गहलोत गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। अशोक गहलोत अभी भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की
बात कह रहे हैं। उन्हें अभी भी लगता है कि राहुल के अध्यक्ष बनने से ही बात बनेगी, लेकिन राहुल गांधी बार बार मना कर रहे हैं। ऐसे में संभावना यही बन रही है कि राजस्थान राज्य से निकलकर कांग्रेस के जादूगर राष्ट्रीय स्तर पर अपना जादू दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मैं आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सियासी सफर के बारे में बताना चाहता हूं। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर अशोक गहलोत की दमदार भूमिका रही है। यानी उनके नाम के आगे जो जादूगर रहते हैं, जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उन्होंने राजस्थान में भी और सेंट्रल में भी दोनों जगह जादूगर दिखाई है। स्क्रीन पर लाइए। अशोक गहलोत फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के। 3 मई 1951 को जोधपुर के राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। सादगी और गांधीवादी सोच से उनका ताल्लुक है, उनकी पहचान है, इसलिए जाने जाते हैं चूंकि बेहद सादगी में रहते हैं। अगर एजुकेशन की मैं बात करूं तो विज्ञान और कानून में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पढ़ाई की है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में उन्होंने मास्टर किया है। जादू और घूमना फिरना उनका पसंदीदा काम, ये इसलिए उनको कहते हैं। साल 1980 में पहली बार जोधपुर संसदीय क्षेत्र से वो लोकसभा पहुंचे थे। पहली बार उनकी एंट्री हुई। 7वीं लोकसभा में सन 1980 से 84 तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 1984 से लेकर 1989 तक 8वीं लोकसभा में वो रहे। एंट्री लगातार उनको मिलती रही। 10वीं लोकसभा में 1991 से लेकर 1996 तक वो लोकसभा में एंट्री करते रहे। 12वीं लोकसभा में भी उनकी एंट्री होती है। स्क्रीन पर लाइए। 1998 से लेकर 1999 तक वो 12वीं लोकसभा में एंट्री करते चले गए। इसके बाद लगातार इनका जो सियासी सफर है, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की भूमिका में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव के साथ उन्होंने काम किया है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और इनके मंत्रिमंडल में उन्होंने बेहद शानदार काम किया है। केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी बेहतरीन अशोक गहलोत ने काम किया है। 3 बार केंद्रीय मंत्री बने हैं तीनों की सरकारों में। पर्यटन भी उन्होंने संभाला है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी संभाला है, खेल कपड़ा मंत्रालय भी संभाला है और तीनों ही मंत्रालयों में जबरदस्त तरीके से उनकी एंट्री रही है। इसके अलावा 1999 जोधपुर के सरदारपुरा से वो लगातार विधानसभा में जीतते रहे हैं। 2003, 2008, 2013 और 2000 में लगातार वो जीतते रहे। 15वीं राजस्थान की विधानसभा में वो अभी भी उनकी एंट्री होती रही है। अशोक गहलोत 1998 से लेकर 2003, फिर 2008 से लेकर 2013 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। 17 दिसंबर 2018 को तीसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जो अभी भी उनका कार्यकाल चल रहा है। हालांकि तमाम उतार चढ़ाव के बीच वो अपने काम में माहिर हैं। ये इनका इतिहास रहा है और अब इनके जिम्मे कांग्रेस की एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ सकती है। 24 सालों से लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार के पास रहा है। साल 2017 से 19 के बीच में 2 साल राहुल गांधी के पास कांग्रेस अध्यक्ष पद रहा है, जबकि बाकी वक्त तक सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। इस दौरान बीजेपी के अंदर कई चेहरे पार्टी पद पर आए और कई चेहरे चले भी हैं। लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, वो भी स्क्रीन पर लाइए। आप देखिए जरा, ये आप देखिए कांग्रेस और बीजेपी। 1999 के बाद में सोनिया गांधी पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार लगातार सोनिया गांधी 1999 से अध्यक्ष बन रही हैं, जबकि बीजेपी के बाद कुशाभाई ठाकरे, बंगालू लक्ष्मण, जूना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन अगर आप कांग्रेस की तरफ देखें तो कमान सोनिया गांधी जी के हाथ में रही है। उसके बाद 1999 से लेकर 2017 तक लगातार यही रही। 2017 में भी तीनों बार रही। जबकि आप अगर बीजेपी की तरफ देखेंगे तो एल.के. आडवाणी रहे हैं, राजनाथ सिंह रहे हैं, नितिन गडकरी साहब रहे हैं, ये तमाम जो लोग हैं रहे हैं। इसके अलावा फिर अगर कांग्रेस की तरफ से देखेंगे तो 2017 में सोनिया गांधी जी थी, इधर राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष बने। उसके बाद में 2017 में राहुल गांधी को 2 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया। इधर फिलहाल मौजूदा देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और सोनिया गांधी फिर 2019 से अभी भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इधर यहां पर जेपी नड्डा 2020 से बने हुए हैं। ये दोनों का इतिहास मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए 1949, 1978, 1984 में किस तरीके से इंदिरा गांधी रही, 1985 से लेकर 1991 तक राजीव गांधी रहे, 1992 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव रहे, उसके अलावा 1996 से 98 से सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ये कांग्रेस का इतिहास है। ये दिखाता है कि पार्टी लगातार अपने परिवार पर भरोसा करती रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अध्यक्ष पर अध्यक्ष कार्यकाल का बदलती रही। बिहार और झारखंड में आज पूरे दिन सियासी हलचल रही। आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना था, इसीलिए हर पार्टी के सारे विधायक विधानसभा में मौजूद थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इससे पहले कि बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होता, पता चला कि आरजेडी से जुड़े कई नेताओं के यहां सीबीआई का छापा पड़ा है। इसके बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया। बिहार झारखंड में सीबीआई और ईडी का छापा। फ्लोर टेस्ट के दिन फ्लोर पर हुआ हंगामा। छापामार सियासत क्या करेगी काम? दबाव डालने के लिए छापामार सियासत। आरजेडी का आरोप बदला ले रही है बीजेपी। जेडीयू का आरोप यही है बीजेपी की असली राजनीति। बीजेपी का जवाब अपना काम कर रहा है कानून। जानबूझ गए 100% जानबूझ करके, कोई मतलब नहीं है इसका। कौन नहीं जानता है भाई हमारे बारे में। तो कुमार को हम लोग जय श्री राम कह रहे हैं कि भगवान श्री राम आप उनको सद्बुद्धि दीजिए। ये हंगामे की तस्वीर देख रहे हैं आप। हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारे। ये जनता की भीड़ नहीं है, ये नेताओं की भीड़ है। और यहाँ शुद्ध सियासत हो रही है। सियासत ईडी वाली, सियासत सीबीआई वाली। ये तस्वीरें बिहार विधानसभा की हैं। पटना की विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट होना था, लेकिन उसके पहले ही बिहार में 24 जगह सीबीआई के छापे की खबरें आने लगी। इस खबर के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। सत्ता पक्ष यानी कि आरजेडी और जेडीयू और विपक्ष यानी कि बीजेपी एक दूसरे पर जमकर निशाना साधने लगे। सत्ता पक्ष इसे बदले की कार्रवाई कह रहा है, तो बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बता रही है। ये तो हम लोग को पहले से मालूम है कि इस तरह का खेल भारत सरकार में बैठे जो लोग हैं करते रहते हैं। लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, प्रताड़ित करते हैं और इस तरह का काम उनका पहले से चलता रहता है। कोई नई बात थोड़ी है। तो ये कानून अपना काम करती है, देश की संस्थाएं हैं, सबका अपना अपना काम है, वो काम करती है। जैसे आज विश्वास मत का है, वैसे ही जो प्रक्रिया है कानून अपना काम करता है। संस्थाएं, देश की संस्थाएं, उनको काम करना चाहिए। बिहार में भी एसयू भी बढ़िया काम कर रही है, तो इस नाते जो है वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया चलेगी। अब जरा ये भी जान लीजिए कि सीबीआई ने कहां और किस मामले में ये छापा मारा है। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन मामले में ये कार्रवाई की। सीबीआई ने जिन जगहों पर छापेमारी की उनमें आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व आरजेडी एमएलसी सुबोध रॉय, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और फयाज अहमद के ठिकाने भी शामिल हैं। बिहार में आरजेडी नेता के यहां सीबीआई की छापेमारी ऐसे वक्त पर हुई जब बुधवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना था।
ऐसे में आरजेडी ने इसे बदले की कार्रवाई करार देते हुए केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधा। अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए। और आज की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इमरान खान के ऊपर एक और गिरफ्तारी हो गई है। कैसे, पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सियासी दांवपेच और खींचतान इस समय चल रही है। इमरान खान पर केस दर्ज होने के बाद से वो फरार थे। बाद में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई। 25 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इमरान खान एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। इस पर उनके साथ साथ उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। शहबाज सरकार के तेवर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान की मुसीबत और बढ़ाने वाले हैं। ना इमरान खान टेंशन से फ्री होंगे और ना ही वो शहबाज सरकार की परेशानी की बढ़ाने के बारे में सोचें। इमरान की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम। फिर गहराया गिरफ्तारी का साया। इमरान पर दर्ज हुआ एक और मुकदमा। अभी बेल पर हैं पूर्व पीएम। लगता है पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। लग रहा है कि खान के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। इमरान खान को अभी सोमवार को ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी थी और 25 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। लेकिन अब इमरान खान पर फिर से एक मामला दर्ज किया गया है। इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के शीर्ष नेताओं के खिलाफ इस्लामाबाद में सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए एक मामला दर्ज किया गया है। खान ने यहां पर एक विरोध सभा को संबोधित किया था। पुलिस ने पार्टी नेतृत्व को धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सोमवार को इस्लामाबाद के आपपारा थाने में मामला दर्ज किया। प्राथमिकी में 69 वर्षीय खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई नेताओं को नामजद किया गया है। इसके पहले शनिवार 20 अगस्त को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर शनिवार को इस्लामाबाद रैली में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों को धमकी देने के आरोप में आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इमरान खान के खिलाफ शनिवार रात 10 बजे इस्लामाबाद के मारगल्ला थाने में आतंकवाद रोधी अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि खान के भाषण ने पुलिस, न्यायाधीशों और देश में भय एवं अनिश्चितता की स्थिति पैदा की। इमरान खान ने शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए शीर्ष पुलिस अधिकारियों, एक महिला मजिस्ट्रेट, पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मुकदमे कराने की धमकी दी थी। उन्होंने अपने सहयोगी शहबाज गिल के साथ हुए बर्ताव को लेकर ये चेतावनी दी थी, जिन्हें राजद्रोह के आरोप में पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था। उस समय पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने आरोप लगाया था कि इमरान खान भाषणों में सेना और अन्य संस्थानों को निशाना बनाते रहे हैं और उन्होंने अपने इस अभियान को जारी रखा है। गृह मंत्रालय ने
खान के नए भाषण पर एक रिपोर्ट तैयार की है और वह इस संबंध में आगामी कुछ दिनों में अंतिम निर्णय लेने से पहले महाधिवक्ता तथा कानून मंत्रालय से परामर्श कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तान में मीडिया पर निगरानी रखने वाली संस्था ने सभी उपग्रह टेलीविजन चैनलों पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम खान के भाषणों के सीधे प्रसारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ही इमरान खान गायब हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान खान रावलपिंडी में एक जलसे के लिए निकले थे मगर वापस नहीं आए। गिरफ्तारी से बचने को वो पंजाब सरकार की निगरानी वाली किसी सेफ जगह चले गए थे। इधर बनीगाला स्थित इमरान के आवास पर बड़ी संख्या में समर्थक जमा हो गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस इमरान को अरेस्ट करने के लिए बनीगाला पहुंची थी मगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के चलते सफल नहीं हो पाई। इधर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के नेताओं ने धमकी दी थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी रेड लाइन होगी जिसे सरकार पार न करे। इमरान खान में मंत्री रहे अली अमीन खान गंडापुर ने चेतावनी दे डाली थी कि अगर पाकिस्तान सरकार इमरान को गिरफ्तार करती है तो पीटीआई कार्यकर्ता इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे। अली अमीन गंडापुर ने पुलिस को धमकाया था कि वह राजनीतिक युद्ध का हिस्सा न बने। अपने ट्वीट में अली अमीन ने लिखा था कि अगर इमरान खान को आयातित सरकार गिरफ्तारी करती है तो हम इस्लामाबाद कब्जा लेंगे और पुलिस को मेरा संदेश है कि इस राजनीतिक युद्ध का आगे हिस्सा न बने, नहीं तो हम आपसे पीडीएम कार्यकर्ताओं की तरह पेश आएंगे, पुलिस की तरह नहीं। पीटीआई और पीडीएम की लीडरशिप को लड़ने दीजिए और इस बार फैसला हो ही जाने दीजिए। आपको बता दें कि इस्लामाबाद के सदर मजिस्ट्रेट अली जावेद की शिकायत पर पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद पीटीआई के समर्थक सड़कों पर उतर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और दुनिया में हर मुल्क के लोग स्वतंत्रता दिवस गर्व से मनाते हैं। आज का दिन यूक्रेन के लोगों के नाम रहा। यूक्रेनियों ने अपने आजादी पर्व को अपने अंदाज में मनाया और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यूक्रेन के दौरान भी यूक्रेन आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, चूंकि उनके बीच में युद्ध भी चल रहा है। हर साल यूक्रेन 24 अगस्त को बड़े धूमधाम से आजादी दिवस मनाता है। इस साल जश्न की उमंग के बदले लोगों में दहशत देखी गई। बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगी रही तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यूक्रेन को लेकर लोगों को भावुक कर देने वाली पोस्ट की आज दिन भर भरमार। हर देश अपने स्वतंत्रता दिवस पर आन बान और शान का गौरवमय प्रदर्शन करता है। लेकिन यूक्रेन की धरती पर इस दिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार यूक्रेन रूस के खिलाफ फाइट बैक थीम पर स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यूक्रेन एक ऐसा देश है जो पिछले 6 महीने से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन 24 अगस्त को जब उस देश का स्वतंत्रता दिवस आता है तो ना तो यहाँ कोई बड़ा जश्न होता है और ना कोई परेड देखने को मिलती है। आजादी दिवस पर यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमलों से तबाह हुए सैन्य साजो सामान की प्रदर्शनी लगाई जाती है और इस प्रदर्शनी में भारी भरकम टैंक दिखाए जाते हैं। आजादी दिवस के मौके पर यह प्रदर्शनी ये बताने के लिए है कि रूसी हमले ने यूक्रेन में कितनी बड़ी तबाही मचाई है। यूक्रेन इस प्रदर्शनी के जरिए दुनिया को ये बताना चाहता है कि रूसी सेना उसके लिए कितना खतरनाक हो चुकी है। रूस ने यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचाया है। आज यूक्रेन के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसे वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदर्शित कर सके। रूसी हमले ने यूक्रेन को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। हालांकि इससे पहले हर साल यूक्रेन में आजादी दिवस पर शानदार परेड निकाली जाती थी।
वह परेड कैसी होती थी उसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। यूक्रेन के हर शहर में गली गली में आजादी दिवस पर शानदार कार्यक्रम देखा जाता था, लेकिन इस साल परेड की जगह रूसी हमले में बर्बाद हुए सैन्य साजो सामान की प्रदर्शनी लगाई गई है और केवल सोशल मीडिया पर यूक्रेनी लोग अपना राष्ट्र पर्व मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूक्रेन के आजादी दिवस के मौके पर तमाम ऐसी पोस्ट देखी जा सकती हैं जो किसी को भी भावुक कर देने वाली हैं। हर पोस्ट भावुकता की नई कहानी कहती है। कोई पिछले साल की परेड का वीडियो शेयर कर गर्व के पलों को प्रदर्शित कर रहा है, तो कोई जेलेंस्की की तस्वीर शेयर कर युद्ध का हीरो बता रहा है। किसी तस्वीर में कोई टैंक के सामने सीना ताने खड़ा दिखाई देता है, तो कोई यूक्रेन के राष्ट्रीय झंडे के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख रहा है और वीडियो में संदेश देता हुआ दिख रहा है। यानी जितनी पोस्ट उतने किस्म की कहानी, और हर कहानी में यूक्रेन के लिए बहादुरी की जनभावना प्रदर्शित की गई है। आपको बता दें कि यूक्रेन 24 अगस्त को ही साल 1991 में सोवियत संघ से अलग हुआ था और तभी से यूक्रेन में इस दिन आजादी दिवस मनाया जाता है। यूक्रेन के लिए 24 अगस्त इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन एक तरफ उसका स्वतंत्रता दिवस होता है, तो दूसरी तरफ इस दिन रूस ने युद्ध के लिए 6 महीने पूरे कर लिए हैं। रूस के मुकाबले सैन्य तौर पर कमजोर होकर भी यूक्रेन ने इस युद्ध में डटकर मुकाबला किया है। दुनिया के कई देश यूक्रेन के साथ हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का नाम भी शामिल है। आजादी दिवस से एक दिन पहले जेलेंस्की ने अपने देश की जनता को साफ शब्दों में कह दिया था कि 24 अगस्त देशवासियों के लिए एक खास दिन है, क्योंकि ये दिन यूक्रेन के दुश्मन के लिए भी उतना ही अहम है। दुश्मन क्रूर हमला कर सकता है। खतरे की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने भी यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से 5,500 नागरिकों की मौत हो चुकी है और करीब 8,000 लोग घायल हो चुके हैं। इस युद्ध में रॉकेट, तोप और मिसाइल का जमकर इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इतना नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। दुनिया के कई देश बाढ़ से हलकान हैं, तो कई देश सूखे से परेशान हैं। अमेरिका के टेक्सास में भी भयानक सूखा पड़ा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टेक्सास में सूखा पड़ने के बाद बहुत ही चौंकाने वाली एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल यहां एक नदी के सूखने के बाद नदी के तल में करीब 13 करोड़ साल पुराने डायनासोर के पंजों के निशान मिले हैं, जिसके बाद दुनिया हैरान और परेशान हो गई। अमेरिकी राज्य टेक्सास में इस साल भयानक सूखा पड़ा है। सूखे से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। यहाँ इस साल इतनी गर्मी पड़ी है कि टेक्सास में तमाम झीलें और नदियां सूख गई हैं। जानकारी के मुताबिक टेक्सास राज्य का 60% हिस्सा पिछले 2 हफ्तों से खतरनाक सूखे का सामना कर रहा है। यहाँ गर्मी बेतहाशा बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ तापमान में फिर 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद यहाँ गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। टेक्सास के सूखे की चपेट में आने के बाद यहाँ के किसानों को अपने अपने पशु बेचने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि अपने पशुओं को खिलाने के लिए उनके पास चारा नहीं है। भूख से जानवर मर रहे हैं। इस बीच टेक्सास के डायनासोर वैली स्टेट पार्क से गुजर रही नदी सूख जाने के बाद वहां सबसे अनोखा नजारा देखने को मिला है, जो कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दुनिया में किसी शख्स ने अपनी आंखों से डायनासोर जैसे विशाल प्राणी बेशक नहीं देखे होंगे,
लेकिन यहाँ नदी के सूखने के बाद डायनासोर के पैरों के निशान मिलने से सभी चकित हैं। पार्क वैली में नदी के सूखने के बाद निचली सतह पर डायनासोर की 2 अलग प्रजातियों के पैरों की छाप मिली है। टेक्सास पार्क एवं वाइल्ड लाइफ विभाग का कहना है कि सूखा पड़ने की वजह से नदी का पानी बेहद कम और कई जगहों पर बिल्कुल सूख गया है, जिस वजह से डायनासोर ट्रैक साफ देखे जा सकते हैं। हालांकि जब मौसम मेहरबान होगा और नदी में फिर पानी भर जाएगा तो ये निशान फिर से ढक जाएंगे, लेकिन फिलहाल इस भयानक सूखे ने जहां लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है तो दुनिया भर में लोगों को रोमांचित भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।